बीपीएससी एस्पिरेंट्स चैनल में आपका स्वागत है। कल आपको 2 जुलाई को बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें से जो भी इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से जो भी मैंने पढ़ाया है वो क्वेश्चन पूरा का पूरा वहीं से टकरे हुए हैं। आप लोग उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उसी के रेफरेंस में मैं ये वीडियो ऑलरेडी सारा मेरा नोट्स तैयार थे। मैं बस उस वीडियो को बनाने में थोड़ा टाइम नहीं मिल पाने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। आपको इकोनॉमी से भी बीपीएससी 72वीं पीटी में जो भी इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं मैं उसको आज कवर करने की कोशिश करूँगा और मैं आपको यह आश्वस्त दिलाता हूँ कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे। आप लोग बस भरोसा रखें और इसको अपना एक वार नोट्स में तैयार करके 3 से 4 बार रिवाइज करें। आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। मैं इकोनॉमी को लेकर 2 से 3 वीडियो बनाऊँगा और उतने ही में आपको 8 से 10 क्वेश्चन जो इकोनॉमी में पूछे जाते हैं वे सारे टकर जाएंगे। आप लोग बस भरोसा रख के इसको अपने वार नोट्स में क्या करेंगे, तैयार करेंगे। आज जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमी का जो सेक्शन है, मैं इस टॉपिक का नाम बता दे रहा हूँ। मैं इन्हीं टॉपिक का बस 5 से 6 टॉपिक का चर्चा करूँगा और इसी से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पहला, भारत में विनिर्माण क्षेत्रक। मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। 5 से 6 टॉपिक, भारत में विनिर्माण क्षेत्रक, बायोफार्मा शक्ति, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, ऑरेंज इकोनॉमी, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी, यही इसी से क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ। हो सकता है बीपीएससी 72वीं पीटी में भी इससे क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से देखकर नोट्स तैयार करेंगे। और एक लखपति दीदी, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये संक्षिप्त सुर्खियाँ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ये है आपका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। अब मैं बारी बारी से ये जो भी 6-7 चैप्टर हैं, जो 6-7 जो टॉपिक है, मैं इसको कवर कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से बस इसको क्या करेंगे, देखते हुए ये अपना एक वार नोट्स क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक, ये है हम लोग का जो भी टॉपिक मैंने हाईलाइट किया है, बस उसको आप ध्यान से आप उसको क्या करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे। यहाँ देखिए इकोनॉमी का जो फर्स्ट सेक्शन था आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, इसमें से सिर्फ 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। आप हेडलाइन दीजिएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पहला फर्स्ट नोट्स कीवर्ड की नोट्स बनाइए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हेडिंग दीजिएगा आप लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बस इतना ही लिखना है आपको, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इस पर 2 पॉइंट आप नोट कीजिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भारत का स्थान है 63वां स्थान है, 63। भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना स्थान है, 63rd स्थान है पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो। और इन देखा जाए कि पिछले 5 वर्षों में कितने % की वृद्धि ग्रोथ की है, 27% की वृद्धि ग्रोथ की है। ये 2 पॉइंट आप वार नोट्स में तैयार करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इससे संबंधित वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि इस वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान केवल है 63rd। और इन 5 वर्षों में 20, 21 से 25, 26 में कितने % की ग्रोथ हुई है, तो 27% की ग्रोथ हुई। बस यही 2 पॉइंट आपको नोट करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2 पॉइंट आपको बता दिया। एक पॉइंट ये नोट कीजिए जिसका रैंक 63 है भारत का, और कितनी वृद्धि हुई है, तो 27% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का भारत में विनिर्माण क्षेत्रक, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया, इसमें से 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। सबसे पहले कि ये जो विनिर्माण क्षेत्र है, तो केंद्रीय बजट 2026-27 में 2026-27 में क्या किया गया है, जो पहले लागू की गई हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो बजटीय जो घोषणा की गई थी, पहला है बायोफार्मा शक्ति। बायोफार्मा शक्ति के लिए यहाँ देखा जाए कि जैव औषधियों और बायोसिमिलर्स को बढ़ावा देने हेतु 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कितने का प्रावधान किया गया है, तो 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है बायोफार्मा शक्ति के लिए। फिर है इंडिया सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन, बस ये मिशन को याद रखेंगे हम लोग। और एक है
इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना ECMS, इसके लिए सरकार क्या है, पहले 22,919 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ क्या कर दिया गया है। तो यहाँ से एक तो आप जरूर याद रखें कि 2026-27 के बजट में जो मुख्य घोषणा की गई थी वो बायोफार्मा शक्ति को लेकर, उसके लिए सरकार कितना बजट एलोकेट किए, तो 10,000 करोड़। ये आप 10,000 करोड़ अमाउंट याद रखिएगा। यहाँ से एक की पॉइंट आप हमेशा याद रखें, 10,000 करोड़ रुपये बजट एलोकेट किया गया है बायोफार्मा शक्ति के लिए। नेक्स्ट चलिए, केमिकल पार्क, कितने केमिकल पार्क, तो 3 प्लग एंड प्ले रासायनिक केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। एक की पॉइंट आपको याद रखना है। एक है MSME के विकास हेतु, जो MSME के विकास हेतु क्या वित्तीय सहायता सरकार दे रही है, तो उच्च क्षमता वाले उद्यमों के लिए सरकार कितना, 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ, तथा सूक्ष्म उद्यमों के लिए सरकार कितना, 2,000 करोड़ का आपको क्या करती है, वित्तीय राशि आवंटित कर रही है। उच्च क्षमता वाले उद्यमों के लिए कितना, 10,000 करोड़, और सूक्ष्म उद्यमों के लिए कितना, तो 2,000 करोड़। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग, अब ये आ जाते हैं हम लोग बायोफार्मा शक्ति को लेकर। यहाँ से थोड़ा सा अंदर पूरी गहराई से थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि केंद्रीय बजट 2026-27 में ही बायोफार्मा शक्ति को क्या किया गया था, बायोफार्मा शक्ति की घोषणा की गई थी। यह पहल जो है वैश्विक जैव विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि भारत को बायोफार्मास्यूटिकल विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना। इसका मुख्य ध्यान क्या है, तो बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए एक मजबूत तंत्र क्या है, तैयार करना है। अब बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये 2 टर्म आप लोगों को याद रखना है जो बायोफार्मा के अंतर्गत चर्चा में रहे हैं। बायोलॉजिक्स का मतलब ये दवाएं हैं जो प्राकृतिक और जीवित स्रोतों जैसे पशु पादप कोशिकाओं और सूक्ष्मजीवों से बनाई जाती है, बायोलॉजिक्स। और बायोसिमिलर्स क्या होते हैं, जो बहुत ही घातक बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर, उनके लिए जो दवाएं बनाई जाती हैं उनको बोला जाता है बायोसिमिलर्स। जो कैंसर जैसी घातक बीमारियों के लिए जो दवाएं तैयार कीजिए, वो भी दवाएं आपको पशु पादप कोशिका सूक्ष्मजीव से ही तैयार की जाती हैं। लेकिन बायोलॉजिक्स एक जनरल दवाएं हैं, जेनरिक दवाएं हैं। तो यहाँ आप लिख दीजिएंगे बायोलॉजिक्स जो होता है जेनरिक दवाएँ, ये जेनरिक दवाएँ हैं, जेनरिक दवा है। और ये जो घातक बीमारी जैसे कैंसर को लेकर, कैंसर संबंधी जो घातक रोग जो है उसके लिए दवाएं जो विकसित की जाती है वो बायोसिमिलर्स के अंतर्गत आती है। अब वित्त पोषण यहाँ देखा जाए तो भारत 5 वर्षों के लिए कितना, 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कितने, 10,000 करोड़। अभी मैंने आपको बताया कि बायोफार्मा में कितना करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कितने वर्षों के लिए, तो 5 वर्षों के लिए। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि 3 नए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाएंगे। कितने, तो 3 नए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाएंगे। और साथ ही साथ मौजूदा संस्थाओं को अपग्रेड किया जाएगा, अपग्रेड 7 को किया जाएगा और 3 नए संस्थान खोले जाएंगे। अभी पूरे देश में देखा जाए तो 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त क्लिनिक परीक्षण केंद्र का एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ से 3 पॉइंट क्या किया हुआ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 2026-27 के बजट में जो है बायोफार्मा शक्ति की घोषणा की गई थी। बायोफार्मा शक्ति का जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि बायोफार्मास्यूटिकल विनिर्माण को वैश्विक केंद्र बनाना। इसमें बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स 2 नए टर्म आए जो मैं बता चुका हूँ। 5 वर्षों के लिए कितना बजट एलोकेट किया है, 10,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं बायोफार्मा और बायो इकोनॉमी। तो यहाँ देखिए बायोफार्मा और बायो इकोनॉमी। बायोफार्मा में अब देखिएगा कि बायोफार्मा या बायोफार्मास्यूटिकल्स में मानव कोशिकाओं, कवक और सूक्ष्मजीवों जैसे जैविक जीवों के माध्यम से उपचारों का उत्पादन, विनिर्माण या निष्कर्षण शामिल है। किसकी मदद से, तो कोशिका, कवक और सूक्ष्मजीवों जैसे जैविक जीवों के माध्यम से इसमें उपचार संभव है। उदाहरण के लिए देखा जाए वर्तमान में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली कुछ आधुनिक दवाएं बायोफार्मा के अंतर्गत आती है, जैसे टीका, एंटीबॉडी उपचार, जीन थेरेपी, कोशिका प्रत्यारोपण, आधुनिक इंसुलिन, ये सब हैं आपको। लेकिन जैव अर्थव्यवस्था क्या है, जैव अर्थव्यवस्था में भोजन, ऊर्जा और औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों जैसे नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इनमें भोजन, ऊर्जा और औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों जैसे नवीकरणीय संसाधन का उपयोग किया जाता है। भारत में जैव अर्थव्यवस्था 2014 के 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में कितनी हो गई है, 165.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है।
जैव अर्थव्यवस्था कितनी है? जैव अर्थव्यवस्था जो हो गई है भारत में 2024 में 165.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ये आप नोट कीजिएगा। अच्छा, देखा जाए कि यह जीडीपी में कितना परसेंट का योगदान देती है? जीडीपी में 4.2% का योगदान देती है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है 4 प्रमुख उपक्षेत्र को कौन कौन? बायो इंडस्ट्रियल 47% का हिस्सेदारी, बायो फार्मा 35%, बायो एग्री 8% और एक लास्ट है बायो रिसर्च 9%। भारत की जैव अर्थव्यवस्था इन 4 क्षेत्र को द्वारा संचालित होती है। तो ये तीनों के 4 पॉइंट आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। एक तो 2024 में कितना अमेरिकी डॉलर, ये भारत की जैव इकोनॉमी जो है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है 2024 में कितनी हो गई है? 165.7। यह जीडीपी में कितना परसेंट योगदान देती है? बायो इकोनॉमी तो 4.25%। और ये 4 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है, बायो इंडस्ट्रियल, बायो फार्मा, बायो एग्री और बायो रिसर्च। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का एमएसएमई। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं बीपीएससी ऑडिटर में भी, और ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बीपीएससी 72वीं पीटी में ही पूछे जाएं। और यहाँ से बीपीएससी की प्रीवियस पीटी में भी आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये एमएसएमई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाल ही के बजट 2026-27 में देखा गया है कि चैम्पियन एमएसएमई एक नया टर्म आया है, इसकी घोषणा की गई। चैम्पियन एमएसएमई है क्या आखिर? तो ध्यान से देखें यहाँ पर। चैम्पियन एमएसएमई क्या है? देखिए, तो विकसित भारत के लिए आर्थिक विकास को गति देने और उसे बनाए रखने के उद्देश्य से 3 आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से चैम्पियन एमएसएमई बनाने के लिए विभिन्न कदमों की घोषणा की गई है। एमएसएमई को चैम्पियन बनाना, एमएसएमई जो ही माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उनको चैम्पियन कैसे बनाया जाए? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एमएसएमई को समझते हैं, फिर एमएसएमई की इंपॉर्टेंस को समझेंगे और एमएसएमई के लिए भी क्या प्रावधान किए गए हैं। तो पहले देखते हैं कि एमएसएमई क्या है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का वर्गीकरण, संयंत्र, मशीनरी और उपकरण में निवेश और वार्षिक टर्नओवर। ध्यान से देखें आप लोग, निवेश और टर्नओवर के आधार पर एमएसएमई को डिफाइन किया गया है। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 संशोधन 2020 के तहत परिभाषित किया गया है। एमएसएमई 2006 संशोधन 2020 में हुआ था, उसके तहत परिभाषित किया गया। इसमें कहा गया कि 2025-26 में जो भी निवेश और टर्नओवर की जो भी सीमाएँ थी, उसमें निवेश और टर्नओवर की जो भी सीमाएँ थी, इसको 2025-26 के बजट में ही निवेश में 2.5 गुना और टर्नओवर में 2 गुना बढ़ा दिया गया है। जैसे यहाँ देखिए आप लोग कि ये निवेश है, ये टर्नओवर है। पहले जो निवेश, यहाँ ध्यान से देखें, पहले निवेश माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो के लिए आपको 1 था और टर्नओवर कितना 5। उसके बाद स्मॉल के लिए 10 और टर्नओवर के लिए 50। मीडियम के लिए पुराना ये पहले जो था आपको 50 था निवेश में और टर्नओवर कितना था 250। अब क्या करना है आपको? निवेश को 2.5 से बढ़ाना है। निवेश को क्या करना है? 2.5 से बढ़ाना है और टर्नओवर को 2 टाइम से बढ़ाना है। तो जब निवेश को 2.5 से बढ़ाइएगा और इसको और टर्नओवर को 2 से बढ़ाइएगा, तो ये माइक्रो कितना हो जाएगा? 2.5 और ये 5 दूना के 10, फिर ये 225 से ये 100, ये 125 से 500। तो ये जो संशोधित डेटा है हम लोग को ये याद रखना है। ये संशोधित डेटा जो है हम लोग को याद रखना है। जो अब ये हो गया, निवेश कितना हो गया? 2.5 से। ध्यान से देखेंगे आप लोग कि निवेश माइक्रो के लिए 2.5 से कितना हो गया? 10, स्मॉल को 25 से 100 और मीडियम के लिए 125 से 500। ये आप याद रखेंगे। निवेश ये हो गया और टर्नओवर ये हो गया। अब एमएसएमई देखते हैं। यहाँ से जो भी की पॉइंट आएंगे सारे वार नोट्स में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट क्या है कि भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा, यहाँ ध्यान से देखिए, कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता एमएसएमई है। देश में 7.47 करोड़ से अधिक एमएसएमई उद्यम हैं जो 32.82 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हैं। अगर यहाँ से 2 डेटा देखा जाए तो यहाँ से 2 डेटा निकल सकता है यहाँ पर कि एमएसएमई जो है भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। भारत में कितने करोड़ एमएसएमई उद्यम है? तो 7.47 करोड़। अच्छा, कितने करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हैं? तो 32.82 करोड़ लोगों को ये रोज़गार प्रदान करते हैं।
और कितने एमएसएमई उद्यम है तो 7.47 करोड़। कितने लोगों को रोजगार देते हैं तो 32.82 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को क्या करते हैं, रोजगार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाइए कि ये जीडीपी में कितना परसेंट का हिस्सा है, जीडीपी में 31.1% का हिस्सा है एमएसएमई का। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए कि एमएसएमई देश के कुल विनिर्माण का लगभग कितना परसेंट प्रतिनिधित्व करता है तो 35.4% प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो भारत के कुल निर्यात में एमएसएमई का योगदान कितना है तो 45.8%। ये तीनों का तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जीडीपी में एमएसएमई का हिस्सा 31.1% और कुल विनिर्माण में 35.4% और कुल निर्यात में 45.58%। ये तीनों डेटा आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। एक तो इनका जीडीपी में, विनिर्माण में और निर्यात में, ठीक। अच्छा, अब इन्हीं के लिए एमएसएमई के लिए क्या किया गया है, एक ट्रेड्स एक प्रणाली लागू की गई है। ट्रेड्स क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ध्यान से देखिएगा, ये जो ट्रेड्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रेड्स, एमएसएमई को चैंपियन बनाने के लिए, ताकि एमएसएमई को चैंपियन बनाने के लिए सारे जो है एक प्लेटफॉर्म सिस्टम सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। अब ट्रेड्स प्रणाली क्या है, ध्यान से देखेंगे। ट्रेड्स क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें सरकारी क्षेत्र के उद्यम और सरकारी विभागों द्वारा जो एमएसएमई से जो भी खरीदारी की जाएंगी उनके बदले में ये एक भुगतान किए जाने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जो भी एमएसएमई हैं, जो भी छोटे छोटे उद्यम हैं, जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, वो क्या करते हैं, जो भी अपने सामान बेचेंगे किनको, या तो सरकारी क्षेत्र के इंटरप्रेन्योर्स को या फिर सरकारी विभाग को अगर बेचते हैं तो उनके द्वारा उनके एवज में जो पैसे या भुगतान किए जाएंगे उनका एक प्लेटफॉर्म है। ये ट्रेड्स का एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से उनको आसानी से, मतलब उतना दिन वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आसानी से अपना भुगतान ले सकते हैं। अब इसका जो उत्पत्ति, ट्रेड्स की उत्पत्ति जो की गई थी 2018 में ही आरबीआई द्वारा की गई थी। ट्रेड्स क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ अभी कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसमें कई वित्त पोषकों के माध्यम से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम्स के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण या डिस्काउंटिंग की सुविधा प्रदान करता है। मतलब ये खरीदारी के बदले जो भुगतान होता है, भुगतान पाने का एक प्लेटफॉर्म है। अब शॉर्ट में याद रखेंगे, इसमें प्रतिभागी कौन कौन से विक्रेता होंगे, खरीदार और वित्त पोषक। विक्रेता में ये ट्रेड्स में केवल एमएसएमई ही विक्रेता के रूप में भाग ले सकते, सिर्फ एमएसएमई ही क्या करेंगे, इस प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं। खरीदार कौन कौन खरीदार हो सकते हैं, कॉरपोरेट भी हो सकते हैं, सरकारी विभाग भी हो सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू भी हो सकते हैं, या कोई भी अन्य इकाई हो सकते हैं। वित्त पोषक के रूप में बैंक, एनबीएफसी और भारतीय रिजर्व बैंक, इनके द्वारा यह भुगतान किया जाएगा। एमएसएमई के बारे में बता दें, एमएसएमई के जो डेटार्स हैं वो सभी बता दिए मैंने। नेक्स्ट चलते हैं, ये कुछ मेंस पॉइंट्स से हैं यहाँ। अब देखते हैं यहाँ पर एमएसएमई चैंपियंस, जो कि बजट 2026-27 में क्या किया गया, इसका एक नया वर्ड आया है, एमएसएमई चैंपियंस योजना। ये क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चयनित उद्यमों की प्रक्रियाओं को उन्नत करके, जो भी इम्पोर्टेंट जो उद्यम उनकी प्रक्रियाओं को उन्नत करके, अक्षमताओं को कम करके और प्रतिस्पर्धात्मक के सुधार करके और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए क्या किया गया, विकास में सहायता प्रदान करना। तो एमएसएमई को एक एमएसएमई जो है, ध्यान से, एमएसएमई चैंपियन क्या है, सिंपली समझिए कि एमएसएमई को चैंपियंस बनाना। चैंपियंस कैसे बनाया जाएगा, उनमें जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को सुधार करके, या फिर उनकी जो कॉम्पिटिटिव जो प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार करके, और उनको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए जो सरकार द्वारा जो प्रयास की जा रही है वो एमएसएमई चैंपियंस के अंतर्गत ही आएंगी। इनके 3 घटक है, ध्यान से देखिए। एमएसएमई चैंपियंस के कितने घटक, 3 घटक, ये भी पूछे जाएंगे। एमएसएमई चैंपियंस क्या है, ध्यान से सुनिए आप लोग। एमएसएमई चैंपियंस 2026-27 के बजट में सरकार द्वारा चालू की गई ऐसी योजना है जिसके तहत एमएसएमई से जुड़े हुए जितने भी उद्यम से उनको तकनीकी में विस्तार करके, उन्नत करके तथा उनको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उत्कृष्टता प्राप्त करने की एक पहल है। इसके लिए इसके 3 घटक हैं। एमएसएमई, ये तीनों घटक आपको बीपीएससी पीटी में जरूर पूछे जाएंगे, अब ध्यान से इसको देखिएगा। फर्स्ट है आपका एमएसएमई सस्टेनेबल, जेडईडी। सेकेंड है एमएसएमई कॉम्पिटिटिव, एलईएन, जिसको लीन बोला गया, और एमएसएमई इनोवेटिव। ठीक है, 3 घटक हैं एमएसएमई चैंपियन योजना के। कितने घटक हैं, 3 घटक हैं। फर्स्ट है क्या, एमएसएमई सस्टेनेबल, एमएसएमई कॉम्पिटिटिव और एमएसएमई इनोवेटिव। अब ध्यान से देखना, ये जो एमएसएमई सस्टेनेबल है इसके तहत 0 डिफेक्ट और 0 इफेक्ट
कि जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट की चर्चा की गई। जीरो डिफेक्ट मतलब उत्पादन में कोई कमी नहीं, उत्पादन में कोई भी कमी नहीं होगी, और जीरो इफेक्ट मतलब जो भी उत्पादन होंगे उन पर पर्यावरण से कोई कुछ पर्यावरण को प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि एमएसएमई सस्टेनेबल का मतलब हुआ कि अगर एमएसएमई को हम ट्रेंड कर रहे हैं, एमएसएमई को जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं उससे उसके उत्पादन में कमी नहीं आनी चाहिए और न ही उससे कोई पर्यावरण पर प्रभाव पड़ना चाहिए। ये सस्टेनेबल का मतलब हुआ। एमएसएमई कॉम्पिटिटिव का मतलब हुआ उत्पादन के दौरान बर्बादी को कम करना, उत्पादन के दौरान जो बर्बादी होते हैं उनको कम करना, इसके तहत आएगा। और एमएसएमई इनोवेटिव का मतलब होता है कि नए विचार, नए डिजाइन तथा बौद्धिक संपदा पर काम करने वाले एमएसएमई को एक वित्तीय अनुदान इसमें दिया जाता है। जो नए नए विचारों के तहत नए बौद्धिक संपदा पर जो एमएसएमई काम कर रहे हैं उनको वित्तीय अनुदान दिया जाएगा ताकि वे अपने आप को और अपग्रेड करें और एक चैंपियंस के रूप में उभर कर आएँ। अब ये देखिए कि एमएसएमई को मजबूत करने के लिए एक समग्र रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें सिडबी क्या करती है कि माध्यम से ऋण का विस्तार करना और उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ना और कुशल मानव पूंजी का निर्माण करना शामिल है। ठीक है, ये इसका कुछ मेंस पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट है। बस इतना आप लोग याद रखिएगा जो पीटी में पूछे जा सकते हैं कि कितने घटक है, 3 घटक है और एमएसएमई चैंपियंस योजना 2026-27 के बजट में क्या किया गया, पारित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी ऑलरेडी आपको पूछा भी गया है कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या है। बीपीएससी ऑडिटर में ध्यान से देखें, ये आपको ऑडिटर का जो एग्ज़ाम हुआ है 2 जुलाई को, ऑडिटर का जो एग्ज़ाम हुआ है 2 जुलाई को, इसमें पूछ चुका है। हो सकता है बीपीएससी में भी इसी अंदर से कुछ सवाल पूछे जाएँ, तो इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये ऑरेंज इकोनॉमी जो है 2026-27 के बजट में ये क्या किया गया, ये चर्चा में रहा है। ये ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है? ऑरेंज, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि ऑरेंज इकोनॉमी उन आर्थिक गतिविधियों का एक समूह है जो विचारों, ज्ञानों और क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और बौद्धिक संपदा पर आधारित होता है। यानी उन आर्थिक गतिविधियों का समूह जो किस पर आधारित होता है, जिसके लिए इनपुट क्या काम करेंगे, विचार, ज्ञान, क्रिएटिविटी और बौद्धिक संपदा, ये सब इनपुट के तौर पर काम करेंगे और तब जो अर्थव्यवस्था बनता है उसको हम ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं, जिनमें विचार, ज्ञान, रचनात्मकता और बौद्धिक संपदा क्या हो, शामिल हो। बजट में जो घोषणाएँ की गई हैं, क्या क्या घोषणा की गई, ध्यान से देखें। एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में ये क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। एबीजीसी जो क्रिएटर कंटेंट क्रिएटर लैब है वो माध्यमिक स्कूलों में कितना, 15,000 और स्कूलों में 500 लैब स्थापित किए जाएंगे। समृद्धि का अनुमान क्या है कि 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होने का अनुमान है। नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कह रहा है कि भारतीय डिजाइनरों की कमी को दूर करने के लिए बजट में भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान भी स्थापित करने का प्रावधान दिया गया है। भारत में वर्तमान में 7 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हैं। अच्छा, ये जो ऑरेंज इकोनॉमी, ये पूछ सकता है कि ऑरेंज इकोनॉमी टर्म कहाँ से आया। ये शब्द कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति इवान डुके मार्केज, कहाँ के, कोलंबिया के जो पूर्व राष्ट्रपति, और साथ ही उनके पूर्व संस्कृति मंत्री फेलिप बुइट्रागो, इन दोनों ने अपनी जो पुस्तक लॉन्च की थी, द ऑरेंज इकोनॉमी एंड इन्फिनिटी अपॉर्चुनिटी में गढ़ा था। ऑरेंज जो इकोनॉमी है इसका टर्म जो गढ़ा था किसने, कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति इवान डुके मार्केज और पूर्व संस्कृति मंत्री फेलिप बुइट्रागो ने अपनी पुस्तक द ऑरेंज इकोनॉमी एंड इन्फिनिटी अपॉर्चुनिटी में गढ़ा था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ऑरेंज इकोनॉमी में देखा जाए युवा और महिला द्वारा जो संचालित है, वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 23% कार्यबल 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच है। 23% जो कार्यबल जो हैं इसमें लगे हुए हैं। और देखा जाए कि रचनात्मक व्यवसायों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, 45%। ये डेटा भी याद रखेंगे कि रचनात्मक व्यवसाय में यानी कि ऑरेंज इकोनॉमी में कितना है महिलाओं की हिस्सेदारी, तो 45% है। और 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच के कितने परसेंट लोग इसमें शामिल हैं, तो 23% कार्यबल इसमें शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। उद्यमशील राज्य किनको बोला जाता है, ये कुछ कीवर्ड हैं आप लोग ध्यान में रखेंगे। उद्यमशील राज्य कि जब कोई सरकार खुद जोखिम उठाकर नई तकनीकों में निवेश करके और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर नवाचार को बढ़ावा देती है। कोई भी सरकार का काम सिर्फ शासन प्रशासन देखना ही नहीं होता है, वो राज्य की भलाई के लिए वो खुद क्या करती है, अपने नई तकनीकों में निवेश करके या फिर निजी क्षेत्र के साथ मिलकर नवाचार को बढ़ावा देती है।
तो उस राज्य को क्या कहा जाता है, उद्यमशील राज्य बोला जाता है, जो बहुत ज़्यादा इंटरप्रेन्योर, बहुत ज़्यादा इच्छुक है नई नई तकनीकों को विकास करके उस राज्य को विकास करने में। वो क्या करते हैं कि निजी क्षेत्र के साथ मिलकर नवाचार को बढ़ावा देती है, तो ऐसे राज्य को उद्यमशील राज्य कहा जाता है। अच्छा, उद्यमशील राज्य की जो है ये जो अवधारणा है वह एक अर्थशास्त्री का नाम था मारियाना माजुकाटो, उससे ली गई है। मारियाना माजुकाटो की जो बुक थी द एंटरप्रेन्योरियल स्टेट में उन्होंने इसकी चर्चा की है, उद्यमशील राज्य की चर्चा की है। उसका नाम क्या है अर्थशास्त्री का, तो मारियाना माजुकाटो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी ऑडिटर में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ऑडिटर में 2 जुलाई को जो पेपर हुआ था उससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ज़्यादा चांसेस है कि ये बीपीएससी 72वीं पीटी में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये इसका चर्चा जो है इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार किया गया कि 2050 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर को लगभग कितना % तक बढ़ाना है। ध्यान %, 55%। ध्यान से आप इसको एक नोट कर लीजिए वार नोट्स में कि 2050 तक FPR महिला श्रम बल भागीदारी दर को कितना बढ़ाना है, 55% तक बढ़ाना है। अब देखा जाए महिला श्रम बल भागीदारी FPR में 2017-18 में कितनी थी, 2017-18 में 23.3% थी, जो 23-24 में बढ़कर कितना हो गया 41.7%। मतलब महिला श्रम बल भागीदारी में क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। कितना, तो 2017-18 की तुलना में देखा जाए 2023-24 में 41.7% हो गया है, मतलब इसमें वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन अगर बेरोजगारी दर भी देखा जाए तो बेरोजगारी दर में भी गिरावट हुई है, जहां 2017-18 में 5.6% था, वहीं 2023-24 में 3.2% तक बेरोजगारी आ गई है, यानी बेरोजगारी इसमें क्या हुई है, घटी है। तो महिला रोजगार की जो वर्तमान स्थितियां हैं वो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, और ये रिपोर्ट जो है वो FPR के तहत है, यानी कि महिला श्रम बल भागीदारी दर को 2050 तक कितना करना है, तो 55% तक बढ़ाना है। ये महिला रोजगार की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो सबसे पहले कि FPR में जो है क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। 2023-24 में कितना हो गया है, 2023-24 में 41.7% हो गया है। बेरोजगारी दर में गिरावट हुई, बेरोजगारी दर अब कितना रहा है, तो सिर्फ 3.2%। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेरोजगारी दर घटकर कितना हो गया है, 3.2%। FPR में वृद्धि होकर कितना हो गया है, 41.7%। ये सारा डेटा आप नोट करेंगे। और महिला नेतृत्व वाली निजी प्रतिष्ठानों की हिस्सेदारी में वृद्धि 2023-24 में कितनी हो गई, 26.2%। ये भी नोट करेंगे आप, 3 पॉइंट नोट करेंगे। FPR में कितना हो गया, 41.7%, और बेरोजगारी दर में 3.2%। और महिला नेतृत्व वाले जो निजी प्रतिष्ठान हैं उनकी हिस्सेदारी में वृद्धि कितनी हो गई, ये 26.2%। नीचे देखिएगा लिखा हुआ है कि महिला नेतृत्व वाले प्रतिष्ठानों की हिस्सेदारी सबसे अधिक कितना, 58.4% रही है। किसमें, तो विनिर्माण क्षेत्र में। अगर पूछा जाए कि महिला नेतृत्व, पहले तो ठीक है कि महिला नेतृत्व वाले निजी प्रतिष्ठानों की हिस्सेदारी 2023-24 में 26.2% है, लेकिन अगर विनिर्माण क्षेत्र की बात किया जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रही है महिला क्षेत्र की, वह है 58.4%, निर्माण क्षेत्र। और बीपीएससी ऑडिटर में भी इस तरह के पूछा गया था कि महिला श्रम बल भागीदारी किस में ज़्यादा रही है, तो स्वनियुक्त वहाँ पर आंसर होगा, जो स्वयं रोजगार की बात करता है। यहाँ भी महिला नेतृत्व वाले जो निजी प्रतिष्ठान, जो खुद का अपना एक प्रतिष्ठान है, निजी प्रतिष्ठान का मतलब क्या हुआ कि खुद का जो अपना एक रोजगार है उसमें हिस्सेदारी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रहा है, यानी स्वरोजगार की बात कर रहा है 58.4%। आप ये एक नोट कर लीजिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार देखा जाए तो भारत कितवें स्थान पर है, 131वें स्थान पर है। एक डेटा ये याद रखिएगा आप लोग। हालांकि ये मैं PDF भी आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो वहाँ पर आपको सहूलियत होगी। तो यहाँ देखा जाए कि STEM क्षेत्रों में सीमित भागीदारी रही है। महिलाओं की भागीदारी जो है वह स्वरोजगार में तो सबसे ज़्यादा है, मतलब 58 में यहाँ बताया भी आपको। उनका जो अपना निजी रोजगार है, महिला नेतृत्व वाली जो निजी रोजगार है, उनमें सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, 26.2% हिस्सेदारी रही है। लेकिन अगर विनिर्माण क्षेत्र की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रही है, 58.4%। ठीक है। अब STEM क्षेत्र में सीमित भागीदारी की बात करते हैं। STEM क्षेत्र में जो है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में देखा जाए कि महिलाएं जो है 43% इस क्षेत्र में स्नातक हैं, लेकिन इस क्षेत्र में जो है 27% ही क्या है, कार्यबल में महिलाएं भाग लेती हैं।
43% जो है महिलाएं क्या है एसटीएम से स्नातक किए हुए हैं, लेकिन 27% ही कार्यबल में क्या करती भाग लेती हैं। ये याद रखिएगा आप लोग। फिर ग्रामीण रोजगार में देखा जाए तो एफपीआर में वृद्धि हुई है। ग्रामीण रोजगार में ग्रामीण क्षेत्रों में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हुआ उसमें वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि अवैतनिक कार्य को लेकर अगर देखा जाए यहाँ पर तो महिलाएं प्रतिदिन औसतन 363 मिनट अवैतनिक कार्य करती है, जबकि पुरुष मात्र 123 मिनट कार्य करती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर नोट कीजिएगा आप लोग कि महिलाएं जो है अवैतनिक कार्य कितना 363 मिनट तक, और ये 121 लगभग 1/3 अगर देखा जाए। पुरुष जो है 123 मिनट जो है अवैतनिक कार्य करते हैं। ये जो भी है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैं मेंस वार नोट जब मेंस का जब आपको डिस्कशन करूँगा तो सारा फैक्ट आपको बताऊँगा। नेक्स्ट है आपका लखपति दीदी, इसको ध्यान से देखेंगे आप। लखपति दीदी क्या है? लखपति दीदी है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र की कौन सी महिलाएं जो एसएचजी स्वयं सहायता ग्रुप, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता ग्रुप से जुड़ी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ताकि उनकी वार्षिक आय 1 लाख या उससे अधिक तक क्या हो पहुँच जाए, उनसे दीदियों को क्या बोलते हैं लखपति दीदी कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र की वे महिलाएं जो स्वयं सहायता, ध्यान से सुनिएगा आप, लखपति दीदी किनको बोला जाता है, ये आपको मेंस में भी काम आएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी वे महिलाएं जो स्वयं स्वयं सहायता समूह से जो बिलोंग करती है, जुड़ी हुई हैं, उन महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, ताकि उनकी जो वार्षिक आय है वो 1 लाख या उससे अधिक तक पहुँच जाए। यहाँ देखा जाए कि मार्च 2027 तक क्या लक्ष्य था सरकार का? मार्च 2027 तक लक्ष्य था कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, लेकिन सरकार ने 1 साल पहले ही 2026 तक की, सरकार ने 1 साल पहले यानी कि 2026 तक में ही 3 लाख को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब सरकार का जो नया लक्ष्य है, वो सरकार का नया लक्ष्य क्या है कि मार्च 2029 तक 3 करोड़ को लखपति दीदी बन चुका है। 2026 तक ही जो लक्ष्य कितना था 2027 तक, लेकिन 1 साल पहले ही सरकार ने लक्ष्य पूरा कर लिया है। लेकिन अब जो सरकार का लक्ष्य आपको याद रखना है कि मार्च 2029 तक 6 करोड़ को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य सरकार निर्धारित की है। कब तक? मार्च 2029 तक। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। इनकी मंत्रालय ही पूछा जाता है कि ये जो लखपति दीदी है वो किस मंत्रालय के तहत आती हैं, एक काम करती हैं, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ये योजना लागू की गई है। और इसका प्रारंभ किया गया था 2023 में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए आप लोग कि लखपति दीदी किसी स्वयं सहायता समूह की ऐसी महिला सदस्य होती है जिनकी वार्षिक घरेलू आय 1 लाख से अधिक हो। जैसा मैंने आपको पहले बता चुका है, यह आय अस्थायी होनी चाहिए, जिसमें प्रति माह कम से कम 10,000 की औसत आय हो, जो 4 कृषि मौसमों या व्यावसायिक चक्रों तक क्या हो बनी रहे, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना। लखपति दीदी के परिभाषा तो बता दिया कि स्वयं सहायता समूह की ऐसी महिला सदस्य जिनकी आय क्या हो, वार्षिक आय 1 लाख से अधिक हो। और उसके बाद कि यह आय अस्थायी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 लाख मतलब एक ही मौसम, यहाँ लिखा हुआ है कि 4 कृषि मौसमों या व्यावसायिक चक्रों तक ये बनी रहनी चाहिए। 1 लाख का जो औसत आय कम से कम 10,000 की जो औसत आय है, अब देख रहे हैं ना, वार्षिक आय अगर 1 लाख है तो अप्रोक्स देखा जाए तो मंथली इनकम कितना 10,000 के अप्रोक्स आएंगे, क्योंकि इससे बार 1,20,000 हो जा रहे हैं। तो 10,000 की औसत आय कम से कम 4 कृषि मौसम तक क्या हो बनी रहनी चाहिए। ये एक डेटा याद रखिएगा आप लोग कि 65% ग्रामीण एसएचजी सदस्यों की आय में कितना हुआ सुधार हुआ है, कितने परसेंट में? तो 65% में। हालांकि नहीं पूछे जाएंगे, बस मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। बस एक और आपका पॉइंट है जो आपको यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये आपको यूपीएससी में पूछने का ज़्यादा चांसेस है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देख, ऋण जीडीपी अनुपात, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है। सरकार का क्या है कि भारत 2030-31 तक 50 ± 1% ऋण से जीडीपी अनुपात तक पहुंचाने के पथ पर अग्रसर है। जो बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार यह अभी कितना अनुमान है 55.6%, यानी कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना है 55.6%। लेकिन सरकार का लक्ष्य क्या है, ध्यान से देखिएगा,
लेकिन 2030 तक ये आपको है 2026-27 के बजट में 2026-27 के बजट के अनुसार डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितने हैं 55.6%। लेकिन सरकार का जो लक्ष्य है कि 2030-31 तक कितना किया जाए तो 50 ±1% इसको करने का क्या किया गया है, लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे, बस ये आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि अभी कितना 55.6%, लेकिन 30-31 तक सरकार का लक्ष्य क्या है 50 ±1% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये राजकोषीय उत्तरदायित्व यानी FRBM एक्ट 2003 के तहत पहले उपयोग किए जाने वाले राजकोषीय घाटा जीडीपी अनुपात के स्थान पर अब ऋण से जीडीपी अनुपात को प्राथमिक नीतिगत लक्ष्य के रूप में तेज़ी से उपयोग किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर के इकोनॉमी के सेक्शन हुए, और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं पर लास्ट करते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग कल। इकोनॉमी का ही कुछ सेक्शन और रहेंगे जिसमें बजट इकोनॉमिक सर्वे के इंपॉर्टेंट डेटा को मैं कवर करूँगा, और वहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आपको पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। और तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन जो डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं उसको ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको PT क्वालिफाई करने में रोल प्ले करेंगे। कि आसान तो हर कोई पढ़ते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग बने रहें इसके साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये आपको भी कुछ फ़ायदा हो और हमें इससे क्या हो, इसकी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के। अन्यथा मैं भी थोड़ा सा क्या होता हूँ कि डीमोटिवेट हो जाता हूँ जब आप लोग जुड़ते नहीं हैं। लेकिन मैं अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बरकरार ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ों को कवर करना, सीखना और लोगों को सिखाना। तो चलिए, धन्यवाद।